प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हमने राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के व्यावसायिक सांख्यिकी प्रश्न पत्र की इकाई 3 का विश्लेषण किया था। आज हम उसी प्रश्न पत्र की इकाई 4 का विश्लेषण करेंगे, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें एक न्यूमेरिकल है और एक प्रश्न आपका थ्योरेटिकल है। तो चलो इन दोनों प्रश्नों का हल देखते हैं। देखिए, जो 7वां प्रश्न आया था वो एक सरल क्वेश्चन था। इसमें आपको रैंक दी हुई है। आपको ये क्वेश्चन के लिए 3 स्टेप बनानी है, 3 चरण बनाने हैं, और इन चरणों के आधार पर कोटि क्रमांतर विधि से जो आपको सहसंबंध ज्ञात करके और फिर निर्णय लेना है। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन था आपका, एक सुंदरता प्रतियोगिता में 10 प्रतियोगियों को 3 निर्णायकों ने कोटि क्रमांतर दिए हैं। प्रथम निर्णायक जिसने रैंक दी है, द्वितीय निर्णायक जिसने रैंक दी है, और तृतीय निर्णायक जिसने रैंक दी है। इन कोटि जो क्रमांतर है या रैंक है, इसके आधार पर, कोटि सहसंबंध के आधार पर आपको यह बताना है कि कौन से 2 निर्णायकों में या युग्मों में सुंदरता के प्रति रुचि है। तो चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको प्रश्न में जो रैंक दे रखी है, जो पहला निर्णायक है उसको फर्स्ट मान लेंगे R1, वो ऐसे कैसे लिख देंगे। दूसरा निर्णायक है जिसने रैंक दी है, उसकी R2 मान लेंगे, और उन रैंक को हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तीसरा जो निर्णायक है वो आपका तीसरा निर्णायक है, उसने जो रैंक दी है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। इस तरीके से तीनों निर्णायकों की हमें रैंक प्रश्न में देखकर लिखनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, पहले और दूसरे निर्णायक R1 और R2 के आधार पर सहसंबंध ज्ञात करना है। फिर पहले और तीसरे निर्णायक R1 और R3 के आधार पर ज्ञात करना है। और तीसरी बार में हमें दूसरे और तीसरे निर्णायक के आधार पर ज्ञात करना है। करना क्या है, हम यहाँ पर विचलन निकालेंगे। D1 ज्ञात करते हैं। D1 में क्या करना है, R1 में से आपको R2 घटाना है। R1 जैसे 1 है, R2 आपका 3 है, 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस के आपके 2 आ जाएंगे। इसी तरीके से 6 में से आप 5 घटाओगे, 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको D1 ज्ञात करना है। जब D1 आप ज्ञात कर लोगे तो उसके बाद में अगला काम आएगा आपका D² ज्ञात करना है। अर्थात -2 का जो वर्ग होगा वो 4 होगा, 1 का 1 होगा, -3 का 9 होगा, 6 का 36 होगा, -4 का 16 होगा, -8 का 64 होगा, 2 का 4 होगा, 8 का 64 होगा, 1 का 1 होगा, और -1 का 1 होगा। इस तरीके से D² ज्ञात कर लिया। D² ज्ञात करने के बाद में हम इन सभी का D² का योग कर लेते हैं, 200 आ गया। ये तो हो गया पहले और दूसरे निर्णायक में। अब इसी तरीके से हम पहले और तीसरे निर्णायक के आधार पर विचलन ज्ञात करेंगे। तो पहले निर्णायक जैसे फॉर एग्जांपल R1 1 है और R3 6 है, तो 1 में से 6 घटाएंगे तो आपके -5। इसी तरीके से आगे भी हम विचलन ज्ञात कर लेंगे। और विचलन ज्ञात करने के बाद में फिर हमें अगली प्रक्रिया विचलनों का वर्ग ज्ञात करना है। -5 का वर्ग 25 हो गया, 2 का 4 हो गया। इसी तरीके से आगे हम वर्ग करेंगे और इसका योग कर लेंगे। इसका योग आ रहा है आपका 60। अब तीसरी स्टेप, जो तीसरा चरण था, इसमें हमें रैंक 2 और रैंक 3 के आधार पे विचलन ज्ञात करना है। जैसे रैंक 2 है 3 और रैंक 3 है 6, 3 में से 6 घटाएंगे, -3। इसी तरीके से हम इनके सभी के विचलन ज्ञात कर लेंगे। और विचलन ज्ञात करने के बाद में इसका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। वर्ग ज्ञात कर लेंगे। वर्ग जैसे -3 का 9 हो गया, 1 का 1 हो गया, -1 का 1 हो गया, -4 का 16 हो गया, 6 का 36 हो गया, 8 का 64 हो गया, -1 का 1 हो गया, -9 का 81 हो गया, 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, और इनका योग कर लेंगे। ये टेबल बनाने के बाद में हमें सूत्र लगाना है, और सूत्र लगाकर हमें सहसंबंध ज्ञात करना है।
जैसे फर्स्ट और सेकंड जज में तो इसका सूत्र होता है सहसंबंध ज्ञात करने के लिए आर आर बराबर 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा में एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस में 1। देखिए सूत्र में सिग्मा डी स्क्वायर आपने डी स्क्वायर ज्ञात किया था, उसका योग कर लिया और उस योग को आपको 6 से गुणा करना है। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। यहाँ पर जो आपको रैंक दी हुई है वो 10 संख्याओं की दी हुई है, तो एन का मान यहाँ पे क्या है 10 है। इसके बाद में हमें सूत्र में मान रखना है, जैसे पहले और दूसरे निर्णायक में 6 गुणा डी स्क्वायर आपका 200 था, तो 200 को 6 से गुणा करके बटा में 10 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस में 1, इसको हम हल कर लेंगे। और हल करने के बाद में जो आपका इसका मान आएगा वो आएगा माइनस का 0.21। इसी तरीके से हम पहले और तीसरे निर्णायक के आधार पर सहसंबंध ज्ञात कर लेंगे। सूत्र आपका वही रहेगा 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा में एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस में 1, तो वही 6 गुणा में डी स्क्वायर आया था इसमें 60 ब्रैकेट अंडर इसमें भाग देंगे हम बटा में 10 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस में 1 का, और इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा आपका 0.64। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे निर्णायक की रैंकों के आधार पे इसका भी मान ज्ञात कर लेंगे, सेम वही फॉर्मूला होगा और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका मान आएगा माइनस 0.297। अब तीनों स्टेप में हम देख रहे हैं पहले और तीसरे वाले स्टेप में माइनस में यानी ऋणात्मक अंश सहसंबंध आ रहा है, जबकि दूसरे वाले जो स्टेप में आपका जो धनात्मक आपका आंसर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी वाली जैसे प्रथम व द्वितीय तथा द्वितीय व तृतीय निर्णायकों में ऋणात्मक सहसंबंध है तथा प्रथम एवं तृतीय निर्णायकों में धनात्मक सहसंबंध है। अतः प्रथम और तृतीय जो निर्णायक हैं वो अधिक रुचि लेते हैं या उनमें अधिक समानता प्रतीत होती है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हल करके आप आसानी से 20 नंबर प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो था वो आपका थ्योरेटिकल था। इसमें 8वें क्वेश्चन में प्रतीपगमन की परिभाषा दीजिए। आपको प्रतीपगमन की रेखाएं 2 क्यों होती है, किन परिस्थितियों में केवल एक ही प्रतीपगमन रेखा हो सकती है। प्रश्न एक है लेकिन इसके आप 3 भागों में इस प्रश्न को कर सकते हैं। पहले भाग में आपको प्रतीपगमन की परिभाषाएं लिखनी है, 2 या 3 परिभाषाएं जो भी आपके याद हैं। उसके बाद में दूसरे पार्ट में आपको ये बताना है कि प्रतीपगमन की जो रेखाएं हैं वो 2 ही क्यों होती हैं, और तीसरे पार्ट में आपको ये बताना है ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें केवल एक ही प्रतीपगमन रेखा होती है, 2 प्रतीपगमन रेखा नहीं होती है। तो चलो इस प्रश्न का भी हल हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रतीपगमन का अर्थ। प्रतीपगमन शब्द का शाब्दिक अर्थ वापसी की क्रिया है अथवा पीछे लौटने से है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने सन 1877 में अपने शोध लेख पत्र में पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतीपगमन में किया था। वास्तविक अर्थ प्रतीपगमन का है वापस लौटना या पीछे लौटना या पीछे लौटने की क्रिया। अर्थ लिखने के बाद में आप 2 या 3 परिभाषाएं लिखेंगे। यहाँ पर परिभाषाएं देख लेते हैं। तारो यामने के अनुसार कहा गया है 2 या 2 से अधिक कार्य कारण संबंधों से संबंधित चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए जो रीति अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय शोध में अत्यधिक प्रयुक्त की जाती है प्रतीपगमन विश्लेषण कहलाती है। परिभाषा का सार यही आ रहा है 2 या 2 से अधिक कार्य और कारण संबंधों के आधार पर उन 2 चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने की जो ही रीति होगी वही आपके लिए प्रतीपगमन कहलाएगी। दूसरी परिभाषा ब्लेयर की है, सरल है। मूल इकाइयों के रूप में 2 या 2 से अधिक चरों में पारस्परिक औसत संबंध का माप ही प्रतीपगमन है। अर्थात यहाँ पर 2 चर
जिनमें हम संबंध ज्ञात करते हैं, या दो श्रेणी जिसके आधार पर हम तुलना करेंगे, उनका जो पारस्परिक औसत संबंध होगा उसकी माप ही क्या कहलाएगी? प्रतीपगमन कहलाएगी। तो इसमें पहले पार्ट में आप इसकी परिभाषाएं लिखते हैं। परिभाषा लिखने के बाद में निष्कर्ष के रूप में इसका एक सर्वमान्य अर्थ भी आप लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट में आपको बताना था कि प्रतीपगमन रेखाएं दो ही क्यों होती हैं। देखिए, प्रतीपगमन रेखा दो होने का कारण है, पहला कारण है कि दोनों चरों x तथा y के सर्वोत्तम अनुमान के लिए, अर्थात दो संबंधित समंक श्रेणियों के लिए दो प्रतीपगमन रेखा ही होती है। एक रेखा x का y पर प्रतीपगमन होती है तथा दूसरी रेखा y का x पर प्रतीपगमन होती है। इनमें हम एक चर को स्वतंत्र मानते हैं तथा दूसरे चर को आश्रित मानकर मान ज्ञात करते हैं। जैसे x ऑन y है तो यहाँ पर x का y पर प्रतीपगमन है, तो यहाँ पे y स्वतंत्र चर है और x क्या है? आश्रित चर है। x क्या है? आश्रित चर है। इसी और y ऑन x है तो x यहाँ पे स्वतंत्र चर हो जाएगा और y यहाँ पे आश्रित चर हो जाएगा। स्वतंत्र चर के आधार पर हम जो भी आश्रित चर होंगे उनका मान ज्ञात करेंगे। अतः इन दोनों चरों का जो सर्वोत्तम हमें अनुमान लगाना है, उसके लिए हमें दो प्रतीपगमन रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो पहला इसका दो रेखा होने का कारण यही है कि चरों का सर्वोत्तम अनुमान लगाने के लिए दो प्रतीपगमन रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा जो इसका मुख्य कारण है वो है न्यूनतम वर्ग रीति की मान्यताओं के आधार पर। न्यूनतम प्रतीपगमन रेखाएं सर्वोपयुक्त रेखाएं होती हैं जिनकी रचना न्यूनतम वर्ग रीति की मान्यताओं के आधार पर ही की जाती है। न्यूनतम वर्ग रीति के अनुसार खींची जाने वाली रेखाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे विभिन्न बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम वर्ग रीति की मान्यता के आधार पर दो ही प्रतीपगमन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का दूसरा पार्ट यही था। तीसरे पार्ट में आपको बताना है केवल ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जब आपकी प्रतीपगमन रेखा एक ही होती है। तो देखा जाए तो सामान्यतः प्रतीपगमन रेखाएं दो ही होती है, लेकिन ये परिस्थिति जब आए, एक बार आए, तो ये ऐसी कंडीशन केवल एक ही है जिसमें प्रतीपगमन रेखा एक ही हो सकती है, जब दो समंक श्रेणियों में पूर्ण सहसंबंध हो। पूर्ण सहसंबंध का मतलब है एक संबंध हो जिस दर से परिवर्तन पहली श्रेणी में हो रहा है उसी दर से दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन हो, एक ही दिशा में परिवर्तन हो, तो वो पूर्ण सहसंबंध कहलाता है। और पूर्ण सहसंबंध होने की स्थिति में ही प्रतीपगमन रेखा एक होती है। बाकी सभी परिस्थिति में अगर पूर्ण सहसंबंध नहीं पाया जा रहा है या अन्य परिस्थितियां हैं तो उस कंडीशन में प्रतीपगमन रेखा दो होती है। तो ये तीन पार्टों में ये प्रश्न था जिसे आप आसानी से हल कर सकते थे।